जी अस्सलाम वालेकुम। ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। मैं डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ आज फिर आपके साथ हाज़िर हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए जो आपने मुझसे पिछले सेशंस में किए थे। जिन भाइयों के सवालों के जवाब नहीं मिले मैं हर तरह से हर वक्त हाज़िर हूँ और मेरा नंबर भी इंशाल्लाह आपको स्क्रीन पर दे दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज देखते हैं कि हमारे दोस्तों ने हमसे क्या क्या सवाल किए और उनके बेहतर जवाब क्या है। ये है सवाल जी, यूरिया यूज़ करें पड्डी में तो कितनी डोज यूज़ करनी चाहिए? भाई ये मैं नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी अपने जो है लेक्चर में कह लें, मैं या आपने मेरे आपसे बात करते हुए कह लें कि मैंने जो कहा था वो ये था कि आप अपनी ज़मीन का टेस्ट करवाएं, उसके मुताबिक मैं आपको बताऊंगा। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि आप पहले ब्लड रिपोर्ट लेकर आएँ, तो आप ये ज़री माहिरीन के साथ ये बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं। आप कहते हैं जी हमें टेस्ट तो हम नहीं करवा सकते, आप हमें सीधा सीधा फार्मूला बता दें। भाई मुझे क्या पता आपकी ज़मीन कितनी डेफिशिएंट है, उसके मुताबिक आपको मैंने बताना है। हाँ, एक फार्मूला मैं आपको बता सकता हूँ। देखें, जब उसकी कोई भी भरपूर स्टेज, हम कहते हैं इंग्लिश में क्रिटिकल स्टेज, कोई भी ऐसी भरपूर स्टेज जब उसको ज़रूरत है तब आपको 1 बोरी उसकी देनी चाहिए एकड़ में, तो और इसको स्प्लिट करना चाहिए। फिर ये इसमें एक अहम बात आपको बताता जाऊं कि आप यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं या आप नाइट्रोजन सोर्स कोई और इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल कैन गवारा भी आई हुई है जो कि स्लो रिलीजिंग, जो आहिस्ता आहिस्ता पौधे को मिलती है और उसमें 2 किस्म के नाइट्राइट और अमोनिया आयन, 2 तरह के आयन पाए जाते हैं जो 13% के वाले, उसके साथ और फिर मिक्सर भी उसमें होते हैं। उसमें थोड़ी सी सल्फ़र भी होती है, उसमें थोड़े सी जो है मैग्नीज़ भी होती है और उसमें थोड़ा सा कॉपर भी होता है 0.001% के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें मिलके जो हमारी ज़्यादा पीएच वाली ज़मीनें हैं उनको कंट्रोल भी करती हैं। अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोज़ कुछ और होगी यूरिया की। अगर यूरिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूरिया की एहतियात भी आप ज़हन में रखें। यूरिया ज़मीन के अंदर लीच कर जाती है, लेकिन कैन गवारा में जो क्लोराइड आयन होता है उसकी वजह से वो लीचिंग नहीं होती और आहिस्ता आहिस्ता मिलती रहती है। तो ये चीज़ें आप मद्देनज़र रख के अमूमन आप अपने इलाके के, जो आपके इलाके का एक्सटेंशनिस्ट साइंसदान है, उससे पूछें कि वो इन ज़मीनों की रिक्वायरमेंट कितनी है। अमूमन उनको पता होता है भी 3 से 4 बोरियाँ या 2 से 3 बोरी इसमें जो है एक्चुअल रहेंगी। लेकिन मैं आपको स्टेजेस बता सकता हूँ। एक आपकी जो वेजिटेटिव स्टेज, जो शुरू में आपके पत्ते बनने का अमल होता है बड़ी तेज़ी के साथ, एक तो उस वक्त या तो आप शुरू में बिजाई में डाल देते हैं या जैसे ही वो सीडलिंग स्टेज के बाद वो अपने आप को बूस्ट करने लगता है, टिलरिंग होने लगती है, तब डाल दें। उसके बाद जब बूटिंग की हालत हो तब डाल दें। बूटिंग के बाद अगर गंदम में है तो फिर उसके बाद उसके फ्रूट, उसके जो ग्रेन राइपनिंग की स्टेजेस आती हैं जिसमें मिल्किंग स्टेज है, फिर डब स्टेज है, उसके दौरान डालें। यहाँ तक कि दाने को आखिर तक उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी तक आपने पकाना है। तो नाइट्रोजन जो है ना उसको हर मकदार में मिलती रहनी चाहिए। तो उसकी छोटी छोटी डोजें भी बना सकते हैं। कहीं पर लोग 25-25 किलो के हिसाब से भी अपनी डोज डालते हैं, वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है, क्योंकि एक दफ़ा 25 किलो थोड़ी सी मिल जाती है तो फिर जल्दी पानी लगा के आप 25 किलो फिर दे देते हैं। हाँ जी, अगला सवाल मेरे एक दोस्त ने किया है कि अगर कैनाल का पानी लगे तो क्या फिर भी 75% कमी है जिंक की? मेरे भाई ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। आप क्या समझते हैं कि आप कैनाल का जो पानी लगा रहे हैं वो क्या चीज़ है? आपको पता ही नहीं है। अगर उसमें सीवरेज का वाटर इस्तेमाल कर दिया गया तो वो तो जिंक का ख़जाना है, लेकिन उसको फिर आपने लगाना नहीं है। जिंक का जो ख़जाना है ना वो टॉक्सिसिटी है, वो आपके पौधों को नुकसान देगी। ये हैवी मेटल्स में आ जाता है सर। फिर जिंक जो आपका है ना हैवी मेटल्स में आ जाता है। देखें कि नहरी पानी के अंदर कहीं सीवरेज का वेस्टेज तो नहीं शामिल हो रहा। और फिर नहरी पानी किस इलाके का कहाँ से आ रहा है, अमूमन होना ये चाहिए। मैं अपने तौर पर समझता हूँ, जो मैंने देखें, हर बंदे का अपना नज़रिया, और भी हमारे माहिरीन साइंसदान मौजूद हैं। मैंने ये देखा कि हमारा जो है ना लेबॉर्ट्री टेस्ट्स का और क्विक टेस्ट्स का हमारे फार्मर्स को जो है ना ये हथियार देने चाहिए कि वो जल्दी जल्दी कैसे चेक करें। मसलन अब एक छोटा सा आला है जिससे पानी के TSS और EC फौरी तौर पर हो जाते हैं। 1000 या 2000 रुपये में चाइना वाले आपको वो आला दे रहे हैं। तो उसको आप पानी में फौरी तौर पर लगाएं तो आपको फ़ौरन तौर पता लग जाता है इस पानी में साल्ट्स कितने हैं।
और इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, जिससे एक आपको आइडिया हो जाता है कि ये मैं अगर फॉर एग्जांपल वो 1000 पे उसके TSS चले गए हैं तो आप सीधा सीधा अपनी ज़मीन को कत्ल कर रहे हैं। तो क्योंकि नमकियात उसके लिए मौत है। किसी दौर में बादशाह क्या किया करते थे, दुश्मन के इलाके को कब्जे में करके नमक का हल चला दिया करते थे। फिर कई कई साल तक 10-12 साल तक वहाँ कोई फसल ही नहीं हुआ करती थी, क्योंकि नमक या साल्ट साहब बढ़ा देंगे तो दुश्मनी है। अब जो पानी आ रहा है उसमें सीवरेज का वाटर बहुत सारा शामिल है, तो उसमें जिंक, उसमें एल्यूमिनियम और उसमें कॉपर और दूसरे जो उसमें ना ऐसा ऐसा हैवी मेटल, वो आपके नुकसान करेंगी ज़मीन का। अच्छा, इसी तरह जो इरिगेशन का पानी है जो आप ट्यूबवेल से लगाते हैं, उसमें आमतौर पर थोड़े पोटाश कम होती है, न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात मुझे यहाँ पर याद आई है कि आप पानी के इस्तेमाल से, अच्छे पानी के इस्तेमाल से भी अपनी खाद की कमी को कम कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बताया करता कभी भी कि आप 3 या 4 बोरियाँ इस्तेमाल करें या 5 बोरियाँ इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल में ये जो है ना एक मतलब कि समझ के अंधे बंदे का ख्वाब है कि मैं इतनी बोरियां डाल लूँगा तो इतने मन मेरी पैदावार आ जाएगी। ऐसा नहीं होता। अगर आप अच्छा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो तब भी एक बोरी आपकी कम हो सकती है, क्योंकि अच्छे पानी के अंदर ही बहुत सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट ज़मीन को मिल जाया करते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि वो कहते हैं जी हमारा मीठा पानी है, बड़ा अच्छा पानी है, बड़ी फसल होती है, और एक जगह जी हमारा कौड़ा पानी है, कुछ भी नहीं होता। वो बेचारा खादों पे खादे डालता रहे, उसकी ज़मीन के और भी बड़े मसाइल हैं, उसकी ज़मीन में पानी से भी नहीं आ रहा। तो पानी भी एक फैक्टर है आपकी खाद को कम करने का या ज़्यादा करने का। हाँ, मैं आपको बताऊँगा आपको कितनी खाद इस्तेमाल करनी चाहिए। आप अपनी ज़मीन का टेस्ट मुझे दें, आप अपने पानी का टेस्ट मुझे दें। इस मामले में अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। ये अगला सवाल है, ज़िंक इस्तेमाल करने का बेहतरीन वक़्त कौन-सा है? घोंप की हालत में, राइस और व्हीट में? ये मेरे ख़्याल में आपको बता चुका हूँ। जब आप बुरान के, मैंने आपको एक डिटेल बताई है कैसे स्प्रे करना है। तो देखें, बुरान का सबसे बेहतरीन वक़्त ये है कि जब उसमें रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हो रही होती है, जब उसमें फर्टिलाइज़ेशन के बाद दाने भरने का अमल हो रहा होता है, या उसमें जब फल लगना होता है, तो बुरान फल लगने के अमल को बढ़ा देता है। और दूसरी बात याद रखें, बुरान अगर कहीं शेडिंग होती है, केरा होता है या फ्रूट लग के ज़ाया हो जाता है, तो बुरान उसको भी कम करता है। बुरान आपकी पॉलिनेशन के अमल में बढ़ावा करता है। तो ये तमाम अवामल, आप अच्छे ज़मींदार हैं, आप समझते हैं कि पौधा जो अब बूट की हालत में कब है, गोब की हालत में कब है। तो इन स्टेजेस के ऊपर मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी रखें। आपने कम से कम बुरान के 3 स्प्रे करने हैं, थोड़ी मकदार के अंदर 3 स्प्रे करें, और आहिस्ता आहिस्ता पत्तों से अब्ज़ॉर्ब करवाएं। और बुरान स्प्रे करते हुए वक्त का, नमी का और बाकी तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करें। अच्छी स्प्रे मशीन इस्तेमाल करें, अच्छी दवाई लेकर आएँ। अच्छा जो है आप, और देखें, बुरान एक ग्रैन्युलर होती है, एक पाउडर फॉर्म में होती है, एक सॉल्युबल होती है, फिर इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। मसलन DAP की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वो 550 के करीब जो है ना, यानी कि आधा किलो तो वो 1 लीटर के अंदर, आधा लीटर हल हो जाती है। आधा केजी, हाफ केजी जो 1 लीटर में हल हो जाती है। लेकिन इसके बरस अगर SOP हो तो उसकी बहुत कम सॉल्युबिलिटी है, वो सिर्फ 111 या 100 ग्राम जो है ना 1 लीटर में हल होती है। तो ऐसे ही आपने जब फोलियर स्प्रे करना है तो सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, फिर आप वो बुरान का स्प्रे अच्छा कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। तो इसके बाद मैं एक सेशन आपके साथ करूँगा जिसमें जो सवालात रह गए हैं उनका अच्छे तरीके से आपको जो है कंप्लीट और आम फहम अंदाज में आपको जवाब दिया जा सके। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। डॉक्टर मोहतसिफ, अल्लाह हाफ़िज़।